हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 91 है। 90 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचन, बनारसी, कृष्णा एवं नरेंद्र टेन किसकी प्रमुख किस्में हैं? अंगूर, आंवला, अमरूद, आम। तो देखिए कंचन, बनारसी, कृष्णा एवं नरेंद्र टेन ये किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो ये है आपका आंवला की किस्में हैं। ठीक है, आंवला में ये कई तरह के मतलब ये होता है, कंचन, बनारसी, कृष्णा और नरेंद्र टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, हाथ पैर का निष्क्रिय हो जाना, ये बच्चों का विकलांग हो जाना, ये किस रोग के लक्षण है? रेबीज, पोलियो, ट्रेकोमा, डिप्थीरिया। देखिए मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और हाथ पैर का निष्क्रिय हो जाना, ये बच्चों को विकलांग हो जाना, ये किस रोग का लक्षण है? तो ये लक्षण है आपका पोलियो को। ठीक है, देखिए पोलियो का टारगेट कब तक रखा गया था या रखा गया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोलियो को जड़ से ख़त्म करना है तो कब का ये टारगेट था या फिर टारगेट है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए रेबीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है? सर दर्द होता है, गले में दर्द होता है, हल्का फीवर होता है और इसके प्रारंभिक लक्षण में क्या होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं और बाद में क्या होता है कि पानी से भी डरने लगता है व्यक्ति इस रोग से, और इसी की वजह से इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। देखिए कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। ये बात करते हैं हम ट्रोकोमा की। ये इसमें आँख का रोग है, ये आँख लाल हो जाती है, कार्निया में वृद्धि होने लगती है, आँख में दर्द बना रहता है, पानी आता है आँख से और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है ट्रोकोमा में। डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें ये जो है कि गले में जो है कि सफ़ेद झिल्ली बन करके श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं जो जीवाणु होते हैं। इसमें तेज बुखार हो जाता है, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने लगती है। ठीक है, डिप्थीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्टेक्स में कई छोटी छोटी अंडपुटिकाएँ पाई जाती है जो एस्ट्रोजन का रक्त में स्रावण करती है। एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स में एस्ट्रेडियाल हार्मोन्स प्रमुख है। तो देखिए ये तीसरे में आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो कार्टेक्स में कई छोटी छोटी अंडपुटिकाएँ पाई जाती है, बिल्कुल सही है, जो कि एस्ट्रोजेंस का रक्त में स्रावण करती है। ठीक है, सही है ये। एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स में एस्ट्रेडियाल हार्मोन्स प्रमुख है, ये भी आपका सही है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4ठी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। देखिए इसमें संविधान की 4ठी अनुसूची की बात कर रहा है, सही वर्णन करता है कौन सा? तो देखिए 4ठी अनुसूची में क्या होता है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। ये आपका चौथा सही है, 4ठी अनुसूची में ये बताता है। इसमें संघ और राज्यों में शक्तियों का वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ये पहला, ये किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है ना, राज्य लिस्ट, संघ लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। संविधान में कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषाओं की। और ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये है आपका 8वीं अनुसूची में। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। देखिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसमें है ये? तो ये है आपका 5वीं अनुसूची में। ठीक है, देखिए टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं हमारे संविधान में? तो आज के डेट में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, देखिए जब संविधान बना था
तो कितनी अनुसूचियाँ थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो देखिए समानता के अधिकार की बात की जा रही है, इसमें 5 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले तो ये समानता का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। ये भाग 3 में आपका 12 से 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसमें आपका समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका समानता का अधिकार है 14 से 18 तक में। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। 14 नंबर ये क्या करता है, तो ये करता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। 15 की बात करें, ये क्या कहता है, ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध है। 16वां क्या कहता है, ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17वां क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, और 18वां क्या कहता है, ये उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। देखिए इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है, और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो भारत सरकार ने मार्च 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए परिसीमन आयोग की बात की जा रही है, इसमें जो है कि आपका सबसे तो पहले ये समझ लेते हैं कि परिसीमन होता क्या है, ठीक है। तो परिसीमन जो है ना, आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि परिसीमन का अर्थ होता है कि सीमा का निर्धारण, अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण को ही हम क्या कहते हैं, परिसीमन कहते हैं, ठीक है। देखिए जब नए राज्यों का निर्माण होता है ना, जब नए राज्यों का गठन होता है तो परिसीमन होता ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में ये चीज़ें क्या बोल रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को जो है कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उनमें जो है कि कोई संशोधन मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना आपका परिसीमन आयोग एक उच्च अधिकार निकाय है जिसका आदेश जो है ना कानून के आदेश होता है, मतलब जो भी आदेश है वो कानून का ही आदेश होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे। शेर ए पंजाब किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका लाला लाजपत राय जी को। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए लाला लाजपत राय जी जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ना इन्हें 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो है कि पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, उसने जो है कि लाठी के प्रहार से इनको मतलब मारा था, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुए काकोरी कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन 4 लोगों में से राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। इनको किस जेल में फांसी दी गई थी। गोरखपुर जेल, फैजाबाद जेल, गोंडा जेल, इलाहाबाद जेल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 अगस्त 1925 की बात करें हम तो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर आ रही थी, और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्या हुआ कि लखनऊ से पहले एक
काकोरी स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जब ट्रेन पहुँची तो ट्रेन में डकैती डाल करके जो सरकारी खजाना था उस ट्रेन में उसको लूट लिया गया। ठीक है, और इसी कांड को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इस कांड में ना 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोगों को क्या किया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई। कौन कौन थे फांसी की सज़ा सुनाने में? तो एक थे आपके राजेंद्र लाहिड़ी। ये जो है कि इनको कहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो फांसी दी गई इनको गोंडा जेल में। ठीक है, इनके साथ भी कौन कौन थे, तो इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनको गोरखपुर जेल में। रोशन सिंह थे, इनको इलाहाबाद में। और आपके अशफाक उल्लाह जी थे, इनको जो है कि फैजाबाद जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1929 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना हुई। पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। मार्च 1929 नौजवान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपका पंजाब में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए नौजवान सभा जो है ना, इसके संस्थापक भगत सिंह जी थे और छबील दास, और इनके साथ थे यशपाल जी। इनके मतलब ये भी सदस्य थे नौजवान सभा की मतलब स्थापना करने में। देखिए नौजवान सभा की स्थापना का पर्पज़ क्या था कि देश के नव युवकों में देशभक्ति को भावना जागृत करना और मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, इसका मेन पर्पज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? अक्टूबर 1924 में इलाहाबाद में, अक्टूबर 1924 में कानपुर में, अक्टूबर 1924 में देहरादून में और अक्टूबर 1924 में अमृतसर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपका किया गया था अक्टूबर 1924 में, कहाँ पे? कानपुर में। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इनमें से और भी सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, अशफाक उल्लाह जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह इसकी स्थापना में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, लोक लेखा समिति, अंतः राज्यीय परिषद, वित्त आयोग। ठीक है, तो आपका इसमें से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो करता है आपका वित्त आयोग। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अनुच्छेद में ये 280 के तहत जो है कि वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। कितने साल के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है, वित्त आयोग का क्या काम होता है कि भारत में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा करना इसका कार्य होता है। देखिए अभी कौन सा 15वां वित्त आयोग चल रहा है आपका 2020 से 2025 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके NK सिंह जी। और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल के संदर्भ में पेनार और बिरालियार कौन थे? गायक, कवि, सांड लड़ाकू, मंदिर के रक्षक, दानकर्ता। संगम काल की बात की जा रही है, इसमें पेनार और बिरालियार ये कौन थे? तो ये दोनों गायक कवि थे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो है कि आपका संगम काल में ना लोगों के बीच कविता और संगीत नृत्य का काफ़ी लोकप्रियता थी उस टाइम पे। ठीक है, और ये दोनों लोकगीतों तथा लोक नृत्यों के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में किसने तमिलनाडु में पट्टनी पंथ की शुरुआत की थी? पुलकेशिन प्रथम, राजराज द्वितीय, चेरन सेन गुट्टवन, नरसिंह वर्मन। प्राचीन भारत के संदर्भ में किसने तमिलनाडु में पट्टनी पंथ की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका चेरन सेन गुट्टवन। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष साम्राज्य के विघटन का निम्न में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? सम्राट हर्ष की मृत्यु, हूणों का आक्रमण, हर्ष के शासनकाल के अंत में आर्थिक संसाधनों का पूर्णतः समाप्त हो जाना,
हर्ष के साम्राज्य के विघटन का निम्न में से संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, हर्ष की मृत्यु आपका 647 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने टोटल 41 वर्षों तक शासन किया था और उनका साम्राज्य जो है कि उनके साथ ही समाप्त हो गया, उनके मरने के साथ ही। देखिए, सम्राट हर्ष की मृत्यु ये भी कारण था, हुरों का आक्रमण भी कारण था, और हर्ष के शासनकाल के अंत में आर्थिक संसाधनों का पूर्णतः समाप्त हो जाना भी ये भी उनका एक कारण था। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने अलग शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या करने के लिए किया? भारत में भक्ति आंदोलन की, निचली जातियों के हित में धार्मिक सुधार की, अदृश्य वास्तविकता की, प्रकृति में कलात्मक प्रेरणा की। तो कबीर ने अलग शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या करने के लिए किया था? तो ये किया था आपका अदृश्य वास्तविकता की व्याख्या करने के लिए। देखिए, कबीर के वेदांत परंपराओं की बात करें तो उसमें कुछ शब्द थे अलख, निरंकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ठीक है, ये आत्मा, ये सब सारे शब्द इनके द्वारा प्रयोग किया गया। अलख मतलब कि अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और इसमें संरक्षित वन्य पशु का नाम दिया गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो ये बताइए कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल में, और यहाँ पे जो है कि बाघ और हाथी संरक्षित पशु रहते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे टाइगर रहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में गैंडा पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर पाए जाते हैं, ये कहाँ है? गुजरात में। तो ये बिल्कुल सारे सुमेलित हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, दिया गया है फर्स्ट में हीमोफीलिया, यह आनुवंशिक रोग है। रिंगवर्म कवकी संक्रमण है। डायबिटीज हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। रिकेटस ये हीनताजन्य रोग है। तो देखिए, ये हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, रिंगवर्म कवकी संक्रमण है, डायबिटीज आपका हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है, और रिकेटस आपका हीनताजन्य रोग है। तो ये भी आपका हो जाएगा सही सही सुमेलित है सारे। तो 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। मसाई, इसके सामने दिया गया है ग्वाटामाला। रेड इंडियंस न्यूजीलैंड। माओरी उत्तरी अमेरिका। मयाज पूर्वी अफ्रीका। तो मसाई जनजाति ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका पूर्व अफ्रीका में, ठीक है। रेड इंडियंस ये आपके उत्तरी अमेरिका। माओरी आपका न्यूजीलैंड में, और मयाज ये ग्वाटेमाला में। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कल क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से धान में होने वाला प्रमुख रोग है? खैरा, गेरुई, टिक्का, उकठा। धान में प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये आपका खैरा है। देखिए, गेरुई ये रोग किस में होता है? तो ये गेहूं में होता है। टिक्का रोग की बात करें तो ये मूंगफली में होता है, और उकठा रोग की बात करें तो ये अरहर में होता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का क्वेश्चन है कि विश्व का धान जीवन बैंक, धान जीन बैंक, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।